नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज फिर से एक नई क्लास में। आज की क्लास जो अमित सर की होगी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की क्लास जो होगी वो होगी डायग्नोसिस ऑफ एनीमिया, मतलब खून की कमी। इसको हम पहचाने कैसे कि खून की कमी किस कारण से हमारे शरीर में हो रही है। खून कमने के बहुत से कारण होते हैं, पर जब तक उसका असल कारण हमको पता ना हो तो उसका इलाज भी सही तरीके से संभव नहीं है। तो आज की क्लास में हम देखेंगे क्या होता है पेनसाइटोपेनिया, कैसे होता है, क्या होता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, क्या होता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, इसके अतिरिक्त क्या होता है थैलीसीमिया, क्या होता है सिकल सेल एनीमिया, और किन किन जांचों से हम इनका पता लगा सकते हैं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज नीचे सब्सक्राइब होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपके कोई सवाल हो, डाउट हो, सजेशन हो, या कोई टॉपिक पे आप क्लास चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके भी बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का टॉपिक हो गया एनीमिया। एनीमिया को सबसे पहले अपन देखते हैं हीमोग्लोबिन सिंथेसिस क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले होता है ये बोन मैरो में प्लूरिपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स होती है। ठीक है, प्लूरिपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स बनाती है प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। प्रो इरिथ्रोब्लास्ट आगे जाते हैं ब्लास्ट इरिथ्रोब्लास्ट, यहां से आगे जाते हैं क्या रेटिकुलोसाइट, उसके बाद आता है ये आरबीसीज बन जाती है ना, रेड ब्लड सेल्स बन गई। ठीक है, अब रेड ब्लड सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स का मेन काम क्या है, जो टिश्यू है, सेल्स है यहाँ पे, सेल्स तक टिश्यू तक ऑक्सीजन पहुंचाना, इसका मेन यही काम है। कोई भी कंडीशन होगी टिश्यू तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है तो क्या होगा, टिश्यू यहां से, ये किडनी है, किडनी को संदेश भेजते हैं कि टिश्यू तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही, तो यहां से किडनी से क्या डिक्रीट होता है एरिथ्रोपोएटिन। ये एरिथ्रोपोएटिन किडनी से सिक्रीट होगा। एरिथ्रोपोएटिन स्टेम सेल्स को बोलता है कि फिर तुम और आरबीसीज बनाओ। ठीक है, ये एक सर्कुलर है। तो किसी भी कारण से है जो ऑक्सीजन ब्लड सेल्स तक, ऑक्सीजन जो है टिश्यू लेवल तक नहीं पहुंच रही है, तो जो है एरिथ्रोपोएटिन बढ़ेगा, किडनी से एरिथ्रोपोएटिन बढ़ेगा तो वो स्टेम सेल्स को बोलेगा कि आप और आरबीसीज बनाओ। ठीक है, और हीमोग्लोबिन बनाओ। अब जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन टिश्यू तक नहीं पहुंच रही तो हीमोग्लोबिन ही कम हो। किस किस कंडीशन, कैसी कैसी कंडीशन हो सकती है जब टिश्यू तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचे। पहला तो एनीमिया हो, दूसरा हीमोग्लोबिन तो बराबर है लेकिन हीमोग्लोबिन की जो इफेक्टिविटी है ऑक्सीजन लेने की वो कम हो गई है। तीसरा ब्लड फ्लो है, ब्लड फ्लो इतना अच्छे से प्रॉपर नहीं आ रहा टिश्यू तक, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज जो होती है उसमें ब्लड फ्लो ही नहीं पहुंच रहा है। चौथा पल्मोनरी डिसीज है, पल्मोनरी डिसीज में क्या होगा, ऑक्सीजन ही नहीं है, एक में ब्लड फ्लो नहीं है, दूसरे में ऑक्सीजन ही नहीं है ना, वही तो वो तो सब हाई एटीट्यूड हो गई। जिस भी कंडीशन, मतलब कोई भी कंडीशन ऐसी होगी जिसमें कि टिश्यू तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है, उस कंडीशन में जो एरिथ्रोपोएटिन सिक्रीट होगा, एरिथ्रोपोएटिन प्लूरिपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स को, मतलब स्टेम सेल्स को बोलता है बोन मैरो को, क्योंकि आप और हीमोग्लोबिन बनाओ। तो आपने देखा होगा ज्यादातर सीओपीडी पेशेंट है, सीएडी पेशेंट है, इन पेशेंटों में हीमोग्लोबिन नॉर्मल से ज्यादा मिलता है। क्यों मिलता है, उसका कारण यही है। हाई एटीट्यूड में जाओ, हाई एटीट्यूड में भी हीमोग्लोबिन नॉर्मल से ज्यादा मिलेगा, है ना। अब आ जाते हैं एनीमिया, मेन अपनी टॉपिक है एनीमिया। एनीमिया को अपन बीच में तोड़ देते हैं। ए एन मतलब डिग्रीज कमी, एन कहीं पे भी लगा है मतलब उसकी कमी हुई है, मिया मतलब होता है ब्लड, एनीमिया मतलब ब्लड की कमी। ठीक, आगे इवेल्यूट कैसे करते हैं अपन, इवेल्यूट करने के लिए फिर से आपको दो तीन चीजें पता होनी चाहिए। ये जो आरबीसीज है, आरबीसीज की तीन चीजें होती है इसमें, एमसीवी, एमसीएच
और MCHC, मीन कार्पस्कुलर और RDW। ये होता है मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, टोटल उसका जो वॉल्यूम कितना है हीमोग्लोबिन के जो आरबीसीज है उसको बोलते हैं मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम। नॉर्मल इसका कंसंट्रेशन होता है 78 to 90, ये नॉर्मल होता है मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम। MCH, मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, मतलब ये जो आरबीसीज है, आरबीसीज के अंदर टोटल हीमोग्लोबिन का कंटेंट कितना है, हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी है। अब ये आरबीसी छोटी होगी तो उसकी मात्रा कम होगी, बड़ी होगी तो उसकी मात्रा हो सकता है ज्यादा हो। ठीक है, हीमोग्लोबिन टोटल कंटेंट कितना है, इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 27 to 31। ये होता है मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। इसका मतलब होता है कि आरबीसी छोटी हो या बड़ी हो, अपन को सिर्फ कंसंट्रेशन देखना है कि हीमोग्लोबिन डिस्पर्स कैसे है उस पूरे आरबीसी में। समझ रहे हो ना, इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। ये सिर्फ बताता है कि उसके आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी है। अब आरबीसी छोटी होगी या बड़ी होगी उसके हिसाब से इसकी मात्रा कम हो ज्यादा हो सकती है। ये बताता है कि कंसंट्रेशन कैसा है, आरबीसी छोटी होगी उसमें भी ये सेम हो सकता है, बड़ी में भी सेम हो सकता है। टोटल डिस्पर्स कैसे हुआ है ये आरबीसी के अंदर। ठीक है, इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 32 to 36। RDW ये होता है रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ, मतलब जो आरबीसीज है, आरबीसीज की जो टोटल विड्थ है, एवरेज विड्थ कितनी है, एवरेज विड्थ मतलब कि ये टोटल अपन जितनी भी आरबीसी है वो देखेंगे। कोई आरबीसी छोटी होगी, कोई आरबीसी बड़ी होगी, कोई आरबीसी लंबी होगी, कोई आरबीसी टेढ़ी, मतलब टोटल अपन एवरेज विड्थ देखेंगे कि वो टोटल कितने में फैली हुई है ना, टोटल वो वॉल्यूम कितने में फैला हुआ है वो विड्थ कहलाएगी उसकी। ये विड्थ की नॉर्मल वैल्यू हो जाती है ऑलमोस्ट 20 to 24 तक। सर इसमें एसडी होता है, एक आरडी, सीवी एलसी, ये सीवी ही होता है मेन, बाकी एसडी का मतलब नहीं है। ये अपन इसलिए जान रहे हैं क्योंकि आगे इसको जितने भी बीमारी है उसको इवैल्यूएशन का पहला स्टेप यही है। जैसे आपके पास पेशेंट प्रेजेंट करता है एनीमिया से, एनीमिया में आपको सबसे पहला स्टेज है अप्रोच देखना है अपन आगे। कोई भी पेशेंट आपके पास आया, उसने हिस्ट्री दे रहा है कि डिक्रीज है उसका हीमोग्लोबिन, ठीक, डिक्रीज हीमोग्लोबिन में आप सबसे पहले दो भाग में डिवाइड कर लेते हैं उसको। पहला, हीमोग्लोबिन के साथ सबसे पहले उसका सीबीसी कराएंगे, है ना, किसी भी पेशेंट का हीमोग्लोबिन डिक्रीज है तो उसका सीबीसी कराएंगे। उसको देखेंगे कि उसके जो बाकी लीनिएज हैं, जो डब्ल्यूबीसी काउंट और प्लेटलेट काउंट भी कम है कि नहीं, अगर वो कम है तो वो पैनसाइटोपिनिया में आएगा। अगर आइसोलेटेड हीमोग्लोबिन कम है तो अपन उसको एनीमिया बोलेंगे। ठीक, एनीमिया के लिए फिर अपन आगे क्या करेंगे, इसकी आरबीसीज के साइज ही देखेंगे, माइक्रोसिटिक है, मैक्रोसिटिक है या फिर नॉर्मोसाइटिक है। माइक्रोसाइटिक मतलब आरबीसी नॉर्मल से छोटी है, मैक्रोसिटिक मतलब आरबीसी नॉर्मल से बड़ी है, नॉर्मोसिटिक मतलब नॉर्मल आ गई है। अगर माइक्रोसिटिक है तो ये किस कंडीशन में मिल सकती है, मोस्ट कॉमन है आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, दूसरा थैलासीमिया, तीसरा एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज। यही तीन कंडीशन है जिसमें कि छोटी छोटी आरबीसी मिलेंगी। अब इनको अपन डिफरेंशिएट कैसे करेंगे ये देखते हैं। बताओ, कोई किसी को पता है कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? हाइपोक्रोमिक और माइक्रोसिटिक और हाइपोक्रोमिक दोनों कंडीशन में मिलेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे आरबीसी नंबर। जो आरबीसी का नंबर है, आरबीसी का नंबर जो है, अगर आयरन डेफिशिएंसी होगा तो उसमें कम हो जाएगा, थैलेसीमिया होगा उसमें नॉर्मल रहेगा। डिफरेंशिएटिंग फीचर ही देख लेते हैं। ये क्या एनीमिया वाले पेशेंट का है, किसी भी एनीमिया वाले पेशेंट का देखना जो आरबीसी नंबर है ये कम ही होता है ना? मतलब आयरन डेफिशिएंसी चाहे वो विटामिन B12 हाँ, दोनों में कमी मिलेगा।
आरबीसी नंबर जो है ये आयरन डेफिशिएंसी में कम हो जाएगा, थैलासीमिया में नॉर्मल टू इंक्रीज होगा, या तो नॉर्मल होगा या बड़ा होगा। फिर आते हैं क्रोनिक माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक, ये दोनों में फीचर मिलेंगे, प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है। और फिर आते हैं आरडीडब्ल्यू मतलब रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ। रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ मतलब जो थैलासीमिया है, थैलासीमिया में क्या है, बोन मैरो से ही आरबीसी छोटी छोटी बन के आ रही है और वो फिक्स है कि वो छोटी छोटी ही रहेंगी, ये इसी टाइप की आरबीसी बनती है। आयरन डेफिशिएंसी में क्या है, आरबीसी आयरन की कमी का आरबीसी का जो बाहर की लेयर है, ये लेयर डिस्टॉर्टेड हो जाती है, तो वो कभी पेंसिल सेल, टारगेट सेल, छोटी मोटी सब एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाती है, मतलब ओवरऑल उसकी जो विड्थ है विड्थ बढ़ जाती है। तो इसकी विड्थ जो है आयरन डेफिशिएंसी में बढ़ी हुई रहेगी और थैलासीमिया में नॉर्मल रहेगी, नॉर्मल टू डिक्रीज ही रहेगी, बल्कि क्योंकि नॉर्मल से छोटी है आरबीसी तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ कम रहेगी। और डिफरेंशिएशन पॉइंट में क्या रहेंगे, क्लिनिकल फीचर मतलब साइंस में आयरन डेफिशिएंसी के साइंस मिलेंगे आपको, कोइलोनाकिया मिलेगा, इसमें बहुत ज्यादा साइन नहीं मिलने वाले कुछ। स्प्लीनोमेगेली इसमें प्रेजेंट मिलेगी, स्प्लीनोमेगेली इसमें नहीं मिलेगी, है ना। और कैसे डिफरेंशिएट करोगे सर? एज जब डायग्नोस हो थैलेसीमिया, एज तो दोनों कंडीशन में हो सकती है, थैलेसीमिया में भी यंग एज में होता है, आयरन डेफिशिएंसी भी 6 महीने से लेके आखिरी में 70-80 साल तक कभी भी प्रेजेंट हो सकता है, कभी भी हो सकता है। थैलासीमिया का एज ऑफ प्रेजेंटेशन यूजुअली 40 साल से कम ही होता है प्रेजेंटेशन, अगर है ना माइल्ड टू मॉडरेट होता है तो लेटर एज में प्रेजेंट करता है, अगर सीवियर है तो वो अर्ली एज में प्रेजेंट कर जाएगा। लेकिन 40 साल के बाद अगर आपको एनीमिया प्रेजेंट कर रहा है तो उसकी डायग्नोसिस थैलासीमिया तो रेयरली होगी। अब आगे फिर इसके ये तो क्लिनिकल फीचर है, इसके इन्वेस्टिगेशन कराएंगे तो सीरम फेरेटिन लेवल कराएंगे अपन। सीरम फेरेटिन लेवल जो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा उसमें कम होगा, इसमें बढ़ा हुआ मिलेगा। फिर इसके लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है, HBHPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, इसको दूसरे शब्दों में बोलते हैं HB इलेक्ट्रोफोरेसिस, पहले इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते थे, अब HPLC बोलते हैं, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इससे क्या होता है, वो HB का एक्चुअली कंटेंट हो जाता है, किसी भी टाइप का थैलेसीमिया होगा वो इसमें आ जाता है, सिर्फ माइनर अल्फा थैलेसीमिया नहीं होता। थैलेसीमिया 2 टाइप का होता है, अल्फा और बीटा थैलेसीमिया। तो बीटा थैलेसीमिया फिर आगे 3 टाइप में डिवाइड हो जाता है, बीटा थैलेसीमिया माइनर, इंटरमीडिएट और मेजर। और जो अल्फा थैलेसीमिया होता है उसके 4 टाइप होते हैं, उसकी 4 चेन होती है, उसमें से एक चेन होगी, 1 और 2 चेन होती हैं कम, तो माइनर, फिर इंटरमीडिएट, फिर मेजर। तो जो माइनर होता है अल्फा थैलेसीमिया माइनर डिटेक्ट नहीं हो पाता है HPLC में, बाकी सब डिटेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इतने सारी चीजें हैं अपने पास। एक सीबीसी देख के अपन ऑलमोस्ट सीबीसी क्लिनिकल फीचर देख के अपन ऑलमोस्ट डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि उसको आयरन डेफिशिएंसी होगा, थैलेसीमिया होगा। बट कई बार मिक्स फीचर भी होते हैं, थैलेसीमिया के साथ साथ भी आयरन डेफिशिएंसी हो जाता है और कि थैलेसीमिया भी है, आयरन डेफिशिएंसी भी है, तो अपन को डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। इसलिए अपन सीरम फेरेटिन लेवल और HPLC यूजली इंडिकेटेड होती है। या सीबीसी में या तो आपको बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है कि उसको आयरन डेफिशिएंसी है या फिर थैलेसीमिया ही है, तो अपन कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर क्लियर कट नहीं है तो ये अपने पास टेस्ट हैं जिससे कि अपन कंफर्म कर सकते हैं कि उसको क्या चीज है। ठीक, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज, तो उसको अपन को क्लिनिकल डायग्नोसिस रहेगी, क्लिनिकल आपको हिस्ट्री एग्जामिनेशन करना है, उसमें देखना है कि और कोई साइंस है अदर इन्वेस्टिगेशन में एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज के साइन मिल रहा है कि नहीं। लेकिन 99% तक माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक इन्हीं दोनों कारण से होता है। ठीक, तो अगर सीबीसी कराया अपन ने, अगर माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक पिक्चर मिल रही है तो फिर अपन को बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, अपने पास दो ही चीजें हैं। मैग्रोसिटिक एनीमिया आ रहा है सीबीसी में, मैग्रोसाइटिस का अंटिल प्रूव्ड अदरवाइज कॉज सिर्फ एक ही होता है, मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया। अब मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया दोनों कारण से हो सकता है, विटामिन B12 के कारण भी और विटामिन B9 फॉलिक, तो विटामिन B9 फॉलिक एसिड और विटामिन B12, ये लिवर डिसीज, थायराइड डिसीज, इन सब में विटामिन B12 की कमी ही होती है, उसी कारण वो अल्टरनाइव मतलब अंटिल प्रूव्ड अदरवाइज कि अगर कोई पेशेंट को मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो तो अपन मान लेते हैं कि उसको मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया ही है।
अदर कॉजेज क्या हो सकते हैं इसके? ए प्लास्टिक एनीमिया, हीमोलाइटिक एनीमिया। इन सब कंडीशन में भी इनिशियल स्टेज में आरबीसी की साइज थोड़े से बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें आरबीसी बहुत जल्दी जल्दी डैमेज हो रही है, डैमेज होती है, जल्दी जल्दी बनती है। जल्दी बनती है तो क्या होता है, ऊपर से जब प्लुरिपोटेंट हीमोपोएटिक सेल्स बनाती है ना, तो अच्छे से नहीं डेवलप हो जाती है, थोड़े बहुत सेल्स बड़े बड़े रहते हैं। ठीक है, एक्यूट हीमोलिसिस में भी थोड़ा बहुत आरबीसी बढ़ सकती है। ठीक है, और जो अदर कॉजेज होते हैं हीमोलिटिक एनीमिया के G6PD डेफिशिएंसी और हेरिडिटी स्पोरोसाइटोसिस HS, इन सब कंडीशन में भी डेली थोड़ी बहुत मैक्रोसाइटिक मिल जाती है। लेकिन MCV अगर 100 या 110 से ऊपर मिल रही है तो ये 99% तक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया से ही है। इसके अलावा इसकी नेक टू नेक डीडी सिर्फ ए प्लास्टिक एनीमिया बनती है और कुछ नहीं होता है। अब आते हैं अपन डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या होता है? विटामिन B12 डेफिशिएंसी से होता है। ये क्या है, बोन मैरो को पूरा ही सप्रेस करता है विटामिन B12। तो इसमें एनीमिया के साथ साथ आपको WBC और WBC भी कम मिलेंगी और प्लेटलेट भी कम मिलेंगी। हाँ, तो अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है तो पेशेंट पैनसाइटोपिनिया से ही प्रेजेंट करता है। बिल्कुल इनिशियल स्टेज में एनीमिया मिलेगा, लेटर स्टेज में पैनसाइटोपिनिया मिलेगा। अब इसके और पैनसाइटोपिनिया की दूसरे कॉजेज क्या है? ए प्लास्टिक एनीमिया। इसमें डिफरेंशिएट कैसे करते हैं अपन? ठीक है, मैक्रोसाइटिक आपको पिक्चर मिल गई। इसको मैक्रोसाइटिक की 2 रीडिंग है, या तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होगा या फिर ए प्लास्टिक एनीमिया मिलेगा। अब बताओ कैसे डिफरेंशिएट करोगे? सबसे पहले आते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री जो है मेगालोब्लास्टिक की थोड़ी सी क्रोनिक हिस्ट्री मिलेगी, मतलब बहुत लंबे समय से बीमार होगा, लंबे समय से खाना नहीं खा रहा होगा, भूख नहीं लगती है, डलनेस है, वीकनेस है, फटीगिबिलिटी है। इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी शॉर्ट होगी कि 15 दिन पहले तक बिल्कुल ठीक था, तब से एकदम से दिक्कत हो गई, एकदम से खाना पीना छोड़ दिया, देखा तो हीमोग्लोबिन कम है। दूसरा, इसमें देखना रहता है WBC जो है ना, जो WBC होते हैं दोनों में कम होते हैं, एप्लास्टिक एनीमिया में भी कम होते हैं और मेगालोब्लास्टिक में। लेकिन जो WBC में जो डिफरेंशियल WBC काउंट होता है, डिफरेंशियल WBC काउंट में इसमें जो है न्यूट्रोफिल का परसेंटेज और लिम्फोसाइट का परसेंटेज वो मेंटेन रहता है। इसमें लिम्फोसाइट्स बढ़ जाते हैं। किसी भी ए प्लास्टिक एनीमिया का आप WBC देखोगे तो दो ए प्लास्टिक एनीमिया का WBC पिक्चर ऐसा मिलता है, जैसे TLC इतना होगा तो इसमें 60% तक लिम्फोसाइट मिलेंगे और 40% न्यूट्रोफिल मिलेंगे। अगर आप यही आप देखोगे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया का, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में 60% न्यूट्रोफिल मिलेंगे, 35% तक लिम्फोसाइट मिलेंगे। तो ये जो डिफरेंशियल WBC काउंट है ये नॉर्मल रेशो होता है, ये मेंटेन रहता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में। ए प्लास्टिक एनीमिया में ये रिवर्स हो जाता है, लिम्फोसाइट्स बढ़ जाते हैं। ये बहुत कॉमन डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है कि अगर आपके सीबीसी में आपने देखा कि पैनसाइटोपिनिया मिल रहा है, पैनसाइटोपिनिया के साथ साथ आपको मेगालोब्लास्टिक पिक्चर मिल रही है, मतलब मैक्रोसाइटिक पिक्चर मिल रही है। मैक्रोसाइटिक पिक्चर के साथ अगर ये रेशो मेंटेन है तो अपन मोर गोइंग इन फेवर ऑफ मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अगर ये रेशो रिवर्स हो गया है तो आप ए प्लास्टिक एनीमिया की तरफ ज्यादा सोचोगे। फिर आते हैं जो बोन टेंडरनेस है और स्प्लीनोमेगाली है, ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में मिल सकती है, ए प्लास्टिक एनीमिया में नहीं मिलती। फिर आते हैं अपने सबसे पहले LFT जो सीरम बिलिरुबिन है, क्योंकि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में क्या होता है, आरबीसी बड़ी होने के कारण क्या है उसकी वॉल खराब हो जाती है, तो ये वॉल जल्दी रप्चर हो जाती है, तो क्या होता है इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ जाएगा। तो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन अगर बढ़ा हुआ मिल रहा है तो वो किसी भी कंडीशन में ए प्लास्टिक एनीमिया तो नहीं होगा। ठीक है, इसमें नॉर्मल मिलेगा LFT। ये बहुत कॉमन डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। अगर आप मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और ए प्लास्टिक एनीमिया को डिफरेंशिएट करना है तो आप सीरम बिलिरुबिन करा लो। सीरम बिलिरुबिन अगर इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ता है इसमें, ए प्लास्टिक एनीमिया में नहीं बढ़ता। इसकी अब एक और नेक टू नेक डायग्नोसिस रहती है
एक्वायर्ड हीमोलिटिक एनीमिया, क्या बोलते हैं, क्या इसको, ऑटो इम्यून हीमोलाइटिक एनीमिया, ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया, या फिर कंजेनाइटल अदर हीमोलिटिक एनीमिया। अदर हीमोलिटिक एनीमिया में क्या होगा, इसमें G6PD डेफिशिएंसी और हेरिडिटी स्पोरोसाइटोसिस, ये ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया है। इसमें क्या क्या चीजें मिलेंगी, हिस्ट्री इसकी भी शॉर्ट मिलेगी, WBC काउंट इसमें नॉर्मल मिलेगा, ठीक है, इसमें सिर्फ एनीमिया मिलेगा, प्लेटलेट या फिर WBC में कोई डिफरेंशिएशन नहीं मिलेगा, स्प्लीनोमेगेली मिलेगी इसमें, ठीक। LFT इसमें ग्रॉस मतलब जो इनडायरेक्ट बिलोबिन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। देखना इसमें डिफरेंशिएशन कैसे, पहले अपने ए प्लास्टिक एनीमिया से डिफरेंशिएट किया, ये प्लास्टिक एनीमिया में क्या क्या चीजें मिल रही थी, पैनसाइटोपिनिया मिलेगा, उसमें ये सब मिलेगा। अब एक्वायर्ड ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया से डिफरेंशिएट कर रहा है। ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया में भी हिस्ट्री शॉर्ट मिलेगी, तुरंत हिस्ट्री मिलेगी, ब्लड लॉस की हिस्ट्री मिलेगी, ब्लड लॉस मतलब एक सडन ब्लड कम होते जा रहा है, स्प्लीनोमेगेली मिलेगी, सीरम बिलोबिन इनडायरेक्ट बढ़ा हुआ आएगा। अगर ये दो चीजें मिलेंगी, इसके अलावा एक और चीज मिलती है, इसमें रेटिकुलोसाइट काउंट बढ़ जाता है, रेटिकुलोसाइट इसमें बढ़ जाएगा, इसमें रेटिक काउंट कम मिलेगा। ए प्लास्टिक एनीमिया में भी कम मिलता है, लेकिन ए प्लास्टिक से अपन डिफरेंशिएट कर चुके हैं, अब आगे अपन इससे डिफरेंशिएट कर रहे हैं। नहीं, इसके लिए आगे करोगे LDH, LDH है लैक्टो डिहाइड्रेज, है ना, डिहाइड्रोजनेज, ये इसमें बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा और इसमें नॉर्मल टू माइल्ड एलिवेशन मिल सकता है। इसके लिए टेस्ट कौन सा होता है, इनडायरेक्ट कूम टेस्ट, कूम्स टेस्ट होता है जो कि इसका डायग्नोस्टिक होता है। कूम्स टेस्ट अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ये इनडायरेक्ट हीमोग्लोबिन कंफर्म हो जाएगा, अगर ये नेगेटिव आ रहा है इसमें नेगेटिव आएगा, इसमें पॉजिटिव आएगा कूम्स टेस्ट। कूम टेस्ट दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जो होता है वो आरबीसी की जो वॉल है, वॉल में एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट होता है। नॉर्मली जो ऑटो इम्यून है ना, एंटीबॉडी देखता है, तो एंटीबॉडी देख लेता है, आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होती है, प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है, तो उसके हिसाब से दो टेस्ट होते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जैसे अपन नॉर्मल एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं ना, जैसे कार्ड वाले टेस्ट करते हैं, उस टाइप की टेस्ट है। तो कूम्स टेस्ट ऑटो इम्यून हीमोलिटिक एनीमिया अपन तभी करेंगे जब आपको इतने लेवल तक आपको डाउट हो रहा है, मतलब आपने ए प्लास्टिक एनीमिया रूल आउट कर लिया है, आपको इन चीजों में डाउट हो रहा है कि वो मेगलोब्लास्टिक नहीं, आपको ऑटो इम्यून भी हो सकता है। कब डाउट होगा आपको, जब अगर शॉर्ट हिस्ट्री मिलेगी, आइसोलेटेड एचबी बढ़ा हुआ है, माइल्ड सा एमसीबी थोड़ा सा बहुत बढ़ा हुआ है, स्प्लीनोमेगेली मिल रही है, बिलोबिन बढ़ा हुआ मिल रहा है, एमसीबी इसमें लेकिन बड़ा है। ये देखते हैं ना कि सबसे पहला स्टेप है, आप ऐसा नहीं कि एक साथ सब चीजें करा लोगे। जनरली अपन देखते हैं हीमोलिटिक एनीमिया लोग सस्पेक्ट करते हैं तो सीधे हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस एडवाइस कर देते हैं, लेकिन आप देखो तो हीमोलिटिक एनीमिया माइक्रोसिटिक वाला है कि मैक्रोसिटिक वाला है। माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक है तब आप थैलासीमिया सस्पेक्ट करोगे। अगर मैक्रोसिटिक हीमोग्लोबिन रप्चर होने के मतलब मैक्रोसिटिक हीमोग्लोबिन आरबीसी आ रही है और आपको हीमोलिसिस के साइन मिल रहे हैं, हीमोलिसिस के साइन क्या होते हैं, आरबीसी रप्चर होना। आरबीसी रप्चर होना बेसिकली वही है, जॉन्डिस मिल रहा है, इनडायरेक्ट बिलोबिन बढ़ा हुआ मिल रहा है। अब मेगलोब्लास्टिक में भी आरबीसी रप्चर होती है, लेकिन मेगलोब्लास्टिक आरबीसी में रप्चर होती है उसमें क्या होता है कि पैनसाइटोपिनिया मिलेगा, पहली बात। दूसरा बात, जो रेटिक काउंट है वो कम मिलेंगे। इसमें क्या है, रेटिक काउंट बढ़े हुए मिलेंगे, बिलोबिन बढ़ी हुई मिलेगी, स्प्लीनोमेगेली मिल सकती है, स्प्लीनोमेगेली लेकिन इसमें भी मिल सकती है। कंफर्मेटरी टेस्ट होगा एलडीएच से और कूम्स टेस्ट से, कि एलडीएच बढ़ा हुआ आ रहा है और कूम्स टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है तो अपन ऑटोइम्यून हीमोलिटिक एनीमिया कर जाएंगे। ये और है कंजेनाइटल हीमोग्लोबिन जो है ना, G6PD डेफिशिएंसी हेरिडिटी स्पोरोसाइटोसिस। इसमें क्या होता है, इनसे भी एमसीबी जस्ट थोड़ा सा बढ़ा हुआ आता है। हेरिडिटी स्पोरोसाइटोसिस का क्लासिकल फीचर होता है MCHC, ये बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है इसमें। इसमें हीमोग्लोबिन का जो मीन कंसंट्रेशन है वो बहुत बड़ा रहता है। फैमिली हिस्ट्री मिलेगी इन सब चीजों में, हेरिडिटी स्पोरोसाइटोसिस G6PD दोनों में फैमिली हिस्ट्री मिलेगी। G6PD डेफिशिएंसी के पेशेंट यूजुअली प्रेजेंट करते नहीं है, बहुत रेयर डिसऑर्डर्स हैं, ये सब का बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। इसमें सिर्फ आइसोलेटेड एनीमिया मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। क्या है, पैनसाइटोपिनिया नहीं मिलना है, स्प्लीनोमेगेली मिलेगी। स्प्लीनोमेगेली के साथ साथ क्या क्या मिल सकता है, इसमें गॉल स्टोन मिलेंगे, इसमें भी गॉल स्टोन मिलेंगे क्योंकि हीमोलिटिक एनीमिया है ना। आरबीसी टूटेगी, जब हमने बताया था ना कोलेस्ट्रॉल स्टोन जो है बनते हैं, नहीं पिगमेंट स्टोन आरबीसी रप्चर के कारण बनते हैं।
बिलिरुबिन इसमें भी बढ़ा हुआ रहेगा, रेटिक काउंट इसमें भी बढ़े हुए रहेंगे। रेटिक काउंट भी बहुत अच्छा डिफरेंशिएटिंग फीचर है। अगर हीमोलिसिस हो रही है तो रेटिक काउंट बढ़ेंगे, और जो अगर विटामिन B12 डेफिशिएंसी है तो रेटिक काउंट कम होंगे। ये प्लास्टिक एनीमिया में तो होंगे ही कम। इसके लिए फिर क्या होता है, इसके लिए हेरिडिटी स्पोनोसाइटोसिस के लिए टेस्ट होता है ऑस्मेटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट, ये कंफर्म करता है हेरिडिटी स्पोनोसाइटोसिस। और G6PD के लिए उसी का लेवल देखना पड़ता है, G6PD एंजाइम का लेवल। ठीक, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, लेकिन आपको जो इवैल्यूएशन के स्टेप्स हैं वो आपको स्टेप्स पता होना तो सब धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। तो आपको सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो शुरुआत कहां से होनी है, सेल्स के साइज से। सेल्स के साइज से बात होगी, जहां सेल्स का साइज जिस तरफ जाएगा अपन उस तरफ जाते जाएंगे, है ना। सबसे टफ तो यही है नॉर्मोसिटिक। नॉर्मोसिटिक का बहुत सारे कॉज हैं। सबसे मोस्ट कॉमन कॉज हो जाएगा डायमॉर्फिक। डायमॉर्फिक मतलब आयरन डेफिशिएंसी भी है और विटामिन डेफिशिएंसी भी है, तो दोनों के कारण मिक्स के कारण नॉर्मोसिटिक पिक्चर आ रही है। और एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिसीज और कोई भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, और एक्वायर्ड हीमोलिसिस हो गई है, मतलब कहीं से ब्लड लॉस हो गया है, चाहे वो ट्रोमेटिक हो, ब्लीडिंग पर हो, कि एक्यूट अगर हुआ हो किसी को, अब तुरंत ही जैसे बहुत ज्यादा, अगर क्रोनिक होगा तो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक में चला जाएगा, आयरन डेफिशिएंसी में। अगर एक्यूट ब्लड लॉस हो रहा है किसी भी कारण से तो वो नॉर्मोसिटिक में ही आएगा। बाकी तो मिसलेनियस में आ जाएंगे। कुल मिला के ये है कि सबसे टफ यही है। अगर आपके पास नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक मिल रहा है, इसके बाद आगे कीमोथेरेपी इंड्यूस हो गया, और कैंसर्स हैं, कैंसर के कारण भी एनीमिया होता है और कीमोथेरेपी इंड्यूस भी होता है एनीमिया, सब में नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक मिलेगा। तो इसकी बहुत वास्ट है डीडी, इसकी वास्ट डीडी है, इसलिए इसकी डायग्नोसिस बहुत टफ है। तो आपके पास चैलेंज यही है ना, कि आपको नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक मिल रहा है तो आपको डायग्नोस करना है केस है। माइक्रोसिटिक और मैक्रोसिटिक की डीडी आसान है, उसको अपन कम से कम कहीं जा तो सकते हैं। इसमें आप कितने टेस्ट कराओगे, ढेर सारी ऑटो इम्यून डिसीज ढेर सारी है, उसके लिए आपको नॉलेज चाहिए, पूरा क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेगा, तो ये सबसे टफ चीज है। इसको अपन को इवेल्यूएट करने के लिए बहुत दिमाग चाहिए। माइक्रो और मैक्रो मिल रहा है तो मतलब आप सीबीसी में खुश हो जाओ कि आप कहीं जा सकते हो। अगर हीमोग्लोबिन कम है और नॉर्मोसिटिक मिल रहा है तो आपके पास कुछ नहीं है। अब आपको फिर पूरा इवेल्यूएट करना पड़ेगा, आपको पूरी हिस्ट्री प्रॉपर लो, कहीं ना कहीं से कॉज ढूंढो उसका कि कहाँ से हो सकता है। एक्यूट ब्लड लॉस की हिस्ट्री तो नहीं है, कोई ऑटो इम्यून डिसीज तो नहीं है साथ में। इसमें आगे आप काउंट करोगे। पीएस में भी ये नॉर्मल ही आएंगे। पीएस में तो ये बहुत सारी, पीएस में अपन सबसे पहले फिर इसका तो पीएस कराना ही पड़ेगा आपको। इसका पेरिफेरल स्टेम में कोई टॉक्सिक मिल रहा है, टॉक्सिक ग्रेनुलेशन मिल रहा है, एक्यूट कोई इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन में भी ऐसे मिलेगा कि जो डेंगू है और जितने भी इन्फेक्शन होते हैं, डेंगू मलेरिया, एक्यूट इन्फेक्शन के कारण आरबीसी रप्चर हो रही है तो उसमें भी नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक ही मिलेगा। तो ये बहुत वास्ट है, इसकी डीडी बनाना टफ है। सिकल सेल तो एनीमिया में बहुत ज्यादा अपन वो मानते हैं, एक तो हीमोलिटिक एनीमिया में मानते हैं उसको, हीमोलिटिक एनीमिया, और सिकल सेल में भी यही आएगा। सिकल सेल में नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक मिलेगा पिक्चर। सिकल सेल में तो आपको टिपिकल है, सिकल सेल में अगर नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक मिल रही है, सिकल सेल में हिस्ट्री इंपॉर्टेंट रहती है, फैमिली हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है। पेशेंट प्रेजेंट करता है पेन से, कोई बॉडी में कहीं पे भी चेस्ट पेन है, बॉडी पेन है, बोन पेन है, नी जॉइंट पेन है, इससे प्रेजेंट करेगा। नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक उसकी सेल्स मिलेंगी। इसमें सिकल सेल में क्या होगा, आपको डब्ल्यूबीसी बढ़े हुए मिलेंगे, प्लेटलेट बढ़े हुए मिलेंगे। ये क्यों बढ़े हुए मिलेंगे हमने बताया था, क्योंकि सिकल सेल से, सिकल सेल में आरबीसी टूटती आती है, जो फ्रेगमेंट्स हैं, ये फ्रेगमेंट मिस डायग्नोज करते हैं सेल काउंटर से, कोई उसको डब्ल्यूबीसी मान लेता है, कोई उसको प्लेटलेट मान लेता है, सब कुछ बड़ा बड़ा आएगा। तो डब्ल्यूबीसी किसी का बढ़ा आ रहा है, प्लेटलेट बढ़ा आ रहा है, साथ में इनडायरेक्ट बिलोबिन बढ़ा हुआ मिल रहा है, उसको पेन से प्रेजेंट किया है अपने पास, ये चार चीजें मिल रही तो आप आंख बंद करके बोल सकते हो उसको सिकल सेल डिसीज है ना। इसके लिए कोई आपको कंफर्मेशन क्या होता है, इसका जो उसके पहले का टेस्ट होता है, सिकलिंग टेस्ट होता है, ये प्रिलिमिनरी टेस्ट है, इससे अपन को थोड़ा आइडिया लग जाता है कि है कि नहीं सिकल सेल। सस्ता होता है तो पहले यही कराते हैं, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो फिर आगे HbA1c करा लो, इससे कंफर्म हो जाएगा कितना परसेंटेज सिकलिंग है। ठीक, तो ये है कि कुल मिला के सबसे पहले अगर पेशेंट आता है अपने पास
तो अपन को दो भाग में डिवाइड करना है, एक या तो पैनसाइटोपिनिया है या फिर आइसोलेटेड एनीमिया है। आइसोलेटेड एनीमिया है तो उसको आपको देखो उसकी सेल्स की साइज MCH, MCV, MCHC, RDW उसको अच्छे से देखो। अगर इसके हिसाब से आपको अगर माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक मिल रही है तो आप डिफरेंशिएट करो उसको थैलेसीमिया के फीचर है कि एनीमिया के फीचर है, आयरन डेफिशिएंसी के फीचर है। क्लिनिकल और जैसे भी एग्जामिनेशन से अगर नहीं हो रहा है डिफरेंशिएट तो आप सीरम फेरेटिन लेवल करा लो या फिर HPLC करा लो। अगर आपको इससे कंफर्म हो गया तो आप ट्रीटमेंट चालू कर दो। फिर अगर आपने देखा मैक्रोसाइटिक मिल रहा है तो मैक्रोसाइटिक में आपको फिर देखना है कि उसको मेगलोब्लास्टिक एनीमिया का कोई फीचर है कि नहीं। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया के फीचर मिल रहे हैं, लिवर डिसीज की हिस्ट्री है या फिर थायराइड डिसीज है, और तो आप सीधे उसका वेट को फॉलो। अगर मैक्रोसाइटिक मिल रहा है तो आप अनटिल प्रूव्ड अदरवाइज हमने कहा ही है कि उसको आप मान के चलोगे उसको मेगलोब्लास्टिक एनीमिया है। आपको दूसरी चीजें रूल आउट करनी कि आप अदर कोई हीमोलिसिस है या फिर एक्वायर्ड हीमोलिटिक एनीमिया तो नहीं है, या फिर और कोई G6PD या हेरेडिटरी स्क्लेरोसाइटोसिस तो नहीं है, या फिर एप्लास्टिक एनीमिया तो नहीं है। एप्लास्टिक एनीमिया का फीचर आएगा पैनसाइटोपिनिया साइड से, और शॉर्ट हिस्ट्री में हाँ शॉर्ट हिस्ट्री। ठीक।